जब किसी भी चीज़ को मथा जाता है तो केवल वो चर्निंग रॉड नहीं होता है, यानी कि मथनी नहीं है, बल्कि उसमें जो रस्सियों से उसे मथा जाता है। तो इतना बड़ा पर्वत था, कैसे मथा जाए सागर को? तो कथा ये है कि नाग बासुकी को लपेटा गया था इस पर, और उसके बाद जो सर का हिस्सा था वहाँ से पकड़ा असुरों ने, और पूंछ का हिस्सा था वहाँ से पकड़ा देवताओं ने, और फिर दोनों ने मथा सागर को। जब मंथन शुरू हुआ तो घर्षण से शरीर जगह जगह से घायल होने लगा। ऐसी मान्यता है कि उस समय जो रगड़ से पर्वत पर निशान पड़े वो आज भी मंदार पर्वत पर देखे जा सकते हैं। तो जो बासुकी नाग से हुए घर्षण की बात है, जो तस्वीरों की बात है, वहाँ तक हमने बहुत दिशाओं से आगे बढ़ने की कोशिश की, पर बहुत कठिन चढ़ाई वहाँ पर थी। तो प्रियरंजन है हमारे साथ, बांका से हमारे संवाददाता हैं। ये वो हिस्सा आप दिखा रहे हैं ना जहाँ पर दिखता है? इस समय पे जो है, हाँ, इस पहला जो ये रोपवे का जो पहला स्टैंड है, हाँ, पिलर, हाँ, जस्ट उसी के आसपास में ये पूरा बना हुआ है। यहाँ से लेकर के चारों तरफ जो है ना, हाँ, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि जो बासुकीनाथ साहब हैं उनका अभी भी दर्शन दिख रहा है। तो हम ड्रोन से वो तस्वीरें जो ले रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेम में, और यहाँ पर हितेश जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी हम, क्योंकि उसको समझना मुश्किल है, तो प्रियरंजन हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ तक हम ड्रोन ले जाएं क्लोजअप करके। और अंदर तक चलिए, तो 16 ये सही है कि जो निशान हम देख रहे थे और जिनको लेकर मान्यता है कि वो नागराज बासुकी के हैं, वो निशान बहुत अलग थे। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि इतने बड़े आकार का कोई नाग हो सकता है भला, तो जरा रुकिए। गुजरात में करीब 4.7 करोड़ साल पहले रहने वाले एक प्राचीन सांप के जीवाश्म मिलने का दावा है। इसको नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। इंडिकस का मतलब है भारत से जुड़ा, और वासुकी नाम वासुकी नागराज के नाम पर दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये सांप भारत में पाया जाता था और बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। शोधकर्ताओं को इसकी 27 रीढ़ की हड्डियां मिली जो अच्छी हालत में थी। इनकी लंबाई लगभग 37.5 से 62.7 मिलीमीटर और चौड़ाई 62.4 से 111.4 मिलीमीटर तक थी। इसका शरीर गोल और बेलनाकार था। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के अनुसार अब विलुप्त हो चुका यह सांप दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक रहा होगा। आज के 6 मीटर लंबे एनाकोंडा भी इसके सामने छोटे लगते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वासुकी इंडिकस की लंबाई करीब 10.9 से 15.2 मीटर तक हो सकती थी। तो क्या वासुकी इंडिकस के जो जीवाश्म भारत में मिले वो समुद्र मंथन वाले नागराज वासुकी जैसे किसी नाग के रहे होंगे? पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इससे ये तो कहा जा सकता है कि इसका लंबा स्वरूप अकल्पनीय नहीं है। जितने भी अलग अलग किस्म के सांप हैं जो अभी जीवित नहीं है, जो अभी जीवित है भी, उन सब के साथ हमने इसकी कंपैरिजन की, पढ़ाई किया, और तब जाके पता चला कि मडसॉइडे बोल के एक प्राचीन सांप की एक फैमिली थी जो अभी और नहीं पाया जाता, जो अभी और जीवित नहीं है। तो ये उसी का एक वंशज है। और फिर जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी बड़ी है। तो इससे हमें ये थोड़ा अंदाज़ा था कि शायद ये बहुत बड़ा सांप है, पर कितना बड़ा था वो तब पता नहीं चला। तो हमने ये साइज़ एस्टिमेशन के लिए हमने इक्वेशंस बनाए, और उन इक्वेशंस के आधार पे हमें ये पता चला कि ये हमारे जो वासुकी इंडिकस है वो करीबन 11 से 15 मीटर लंबा है। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक हो सकता है। अपनी फैमिली में तो ये सबसे बड़ा है ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्नेक था अभी तक को जो नोन है, जिसको हम टाइटेनोबोआ कहते हैं, ये करीब करीब उसी साइज का था। वासुकी इंडिकास एक अजगर प्रजाति का सांप था जिसको
मैक्सॉइड ग्रुप बोलता है, तो वो 47 मिलियन ईयर्स एगो वो गुजरात में पाया जाते थे। उस समय गुजरात का जो क्लाइमेट था वो था ह्यूमिड, और उसमें वहाँ पे बहुत स्वम्स हुआ करते थे। स्वम्स मतलब पानी वाला जगह हुआ करता था। तो वो ये वासुकी इंडिकस ये था सेमाई एक्वाटिक अजगर, एक प्रजाति का सांप जो उस समय में पाया जाता था। नागराज वासुकी मुख्य रूप से हिंदू और कुछ बौद्ध परंपराओं में भी पूजे जाते हैं। अलग अलग देशों में उनकी पूजा या उनसे जुड़ी मान्यताएं भी मिलती हैं। नेपाल में नाग पूजा की परंपरा बहुत मजबूत है। नाग पंचमी पर वासुकी सहित कई नाग देवताओं की पूजा की जाती है। श्रीलंका में प्राचीन नाग परंपराओं और हिंदू प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्रों में नाग देवता की पूजा होती है, जिसमें वासुकी का भी उल्लेख मिलता है। कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में बौद्ध हिंदू प्रभाव के कारण नाग की पूजा और सम्मान होता है। वासुकी नाम से कम लेकिन नागराज की अवधारणा मौजूद है। हालांकि थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पर तो समुद्र मंथन के पूरे चित्र को दर्शाया गया है। समुद्र मंथन पूरा हुआ तब तक नागराज वासुकी पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। तब भगवान शिव ने उन्हें उनके सेवा भाव के कारण गले में धारण कर लिया और वो हमेशा के लिए महादेव के गले का हार बन गए। वासुकी को महादेव मिले, दैत्यों को हार, देवताओं को विजय अमृत, भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी। लेकिन विषपान के बाद भगवान शंकर कहां गए? ये हम मंदार टॉप पे पहुंच गए हैं और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ, श्री मंदार काशी विश्वनाथ महादेव। चलते एक पूजा चल रही है इस समय अंदर, आइए। मान्यता है कि विषपान के बाद नीलकंठ महादेव का पहला कदम मंदार पर्वत पर ही पड़ा और उन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की, जिसके प्रतीक के रूप में मंदार पर्वत पर आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ काशी जी से रुस के आया था यहाँ पे। 12,000 वर्ष तपस्या किया उसने, भगवान ने। ऐसे मंदिर विश्वकर्मा का बना हुआ बहुत विस्तार था, जिसमें कि वो बाबरी बकत वो अच्छा मूर्ति था। इसमें सोना का गढ़ा हुआ था, सोना का गढ़ा हुआ था वो चारों तरफ। वो उस टाइम वो खंती से कोड़ काट के वो जो मन हुआ वो करके वो चला दिया। मंदार पर्वत का काशी विश्वनाथ मंदिर त्रिलिंग का हिस्सा है। एक बाबा बैजनाथ, दूसरे बाबा वासुकीनाथ और तीसरे मंदार पर्वत पर विराजे बाबा काशी विश्वनाथ। यहीं पर चोटी पर एक जैन मंदिर भी स्थापित है। जैन मान्यताओं में भी मंदार पर्वत की बहुत अधिक अहमियत है और उनके अनुसार यहाँ पर 12वें तीर्थंकर जो थे उनकी ये तपोभूमि है, यानी भगवान वासुपूज्य स्वामी की तपोभूमि। यहाँ जैन के 3 मंदिर हैं, जिसमें से मुख्य मंदिर जो है जहाँ की भगवान वासुपूज्य जो जैन के 12वें तीर्थंकर हैं उनकी मोक्ष की भूमि है। यहाँ पर एक समय पर मुमकिन है कि और भी मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि रास्ते भर हमने देखा है अवशेष टूटे हुए। जी मैडम, डेफिनेटली बहुत सारे मंदिर इस पर्वत पे हैं और उनके अवशेष भी यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जिनके रॉक कटिंग भी दिखते हैं, कुछ मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। मानव युग का शुरुआत हुआ था, उससे पहले समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में इस पर्वत को मथनी के रूप में यूज़ किया गया था और इसमें बहुत सारे भगवान का अवतार भी यहाँ से सम्मिलित हैं। बांका एक ऐसा जिला है जहां उत्तर में समतल और उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में पथरीली जमीन और पहाड़ी श्रृंखलाएं मिलती हैं।
इस जिले की औसत ऊंचाई लगभग 135 मीटर है, जबकि अधिकतम ऊंचाई 395 मीटर है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों के बीच ही खड़ा है एक ऐसा पर्वत जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। मंदार पर्वत, जिसकी ऊंचाई है करीब 210 से 240 मीटर। मिश्रित भौगोलिक बनावट वाले क्षेत्र बांका में अकेले एक चट्टान से बना मंदार पर्वत सीना ताने अपने पौराणिक इतिहास की गवाही देता है। दरअसल भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मंदार पर्वत कोई पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, ये एक इकलौती बड़ी चट्टान है। ग्रेनाइट की एक ऐसी अकेली और विशाल चट्टान से बनी पहाड़ी जो आसपास के समतल इलाके में अचानक ऊंचाई पर उठती है। सर, ये कहा जाता है कहीं की भी जमीन हो वो सालों साल, हजार साल, लाख साल में बदलती रहती है। क्या इस पूरे क्षेत्र की धरती भी बदली है? हाँ, बिल्कुल बदली है। अगर ये बदली नहीं होती तो आज हम इस पर्वत को नहीं देख रहे होते। अच्छा। हाँ, ये माना जाता है कि ये जो पर्वत है वो जो प्राचीन काल है, मतलब मिनिमम इसका 400 मिलियन ईयर्स एगो इनका बना होगा। अच्छा। हाँ, कम से कम जो है। और ये एक इंट्रूसिव अंतर्वेदी चट्टान है, यानी ये ग्रेनाइट का बना हुआ है और ब्लैक ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट जो होता है वो एक्चुअली अग्नेयस रॉक है, इंट्रूसिव है, यानी कि अंतर्वेदी अग्नेयस रॉक्स है। और ये कहा जाता है कि जब हमारी पृथ्वी में जो पहला रॉक बना था वो अग्नेयस रॉक्स ही था। तो जब ये निश्चित रूप से इसका जो निर्माण होता है वो धरातल के अंदर होता है और धीरे धीरे इसमें ठंडा होने के कारण इसका निर्माण होता है, इसलिए इसमें रवे पाए जाते हैं। तो ये अगर बना हुआ तो कभी ये धरातल के नीचे रहा होगा, जो आज हमको एक इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। मजबूत ग्रेनाइट से बनी ये चट्टान हिंदू ग्रंथों में दर्ज वैदिक काल की घटनाओं की कहानी बयान करती है, लेकिन साथ ही अपने साथ लाती है कई अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सवाल भी। ये जो पर्वत है उसके जो स्टोन के बारे में आप बता रहे हैं, यहाँ पर पानी भी बहुत है। जो छोटे छोटे कुंड हम देख रहे हैं, ये जिसको पापहरिणी कुंड कह रहे हैं या ऊपर शंख कुंड वगैरह, तो ये पानी की मौजूदगी बहुत रहती है इसमें, या ये कुछ अलग आपको लगता है? नहीं, पानी की मौजूदगी तो इसमें, चूँकि इसके नीचे जो है इंट्रेसेबल मतलब अप्रवेश चट्टानें हैं, तो पानी जहाँ पर आएगी वर्षा के द्वारा किसी, तो वो यहाँ पर रह जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो उसका कोई वो नहीं कि इस चट्टान में पानी नहीं है। हाँ। उसके नीचे हो सकता है या फिर हो सकता है। ये चट्टान तो जो काफ़ी ठोस होती है। हाँ। और जिसे आग्नेयस कहा, तो आग्नेयस चट्टान में पानी का कोई मात्रा होता नहीं, वो तो इतनी गर्म होती है कि उसमें वो सब कुछ खत्म, इवन कि कोई भी जो जीवाश्म होते हैं वो सारे के अवशेष इसमें नहीं पाए जाते। ये जो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो उसका ही पार्ट नहीं है। ये इसको जो है ना मोनोलिथ हम लोग कहते हैं जो भाषा में, कि ये एकाकी पर्वत है और ये उनका पार्ट नहीं है, हिमालयन रेंज का या और किसी भी रेंज का उसका पर्वत नहीं, ये एकाकी पर्वत है। यहीं पर वो मोनोलिथ है वो। और कहा जाता है मोनोलिथ का मतलब होता है कि एक ही चट्टान से बना, पूरा का पूरा ये जो पर्वत है वो एक ही चट्टान का बना हुआ है। ये पर्वत एक ऐसे इलाके में स्थित है जो मुख्यतः मैदानी क्षेत्र है। ये क्षेत्र भागलपुर दुमका राजमार्ग के पास है, जहां चारों ओर समतल मैदान है। इसके आसपास का मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि योग्य है। इन इलाकों में खेती होती है और ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जो इस पूरे क्षेत्र में नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे इस पहाड़ी को किसी ने यहाँ इन मैदानों के बीच उठाकर रख दिया है। लेकिन अब इसका दूसरा अद्भुत पहलू भी देखिए। अगर ये पर्वत समुद्र मंथन में इस्तेमाल हुआ तो फिर समुद्र कहाँ है? बिहार के अंदर समुद्र का ख्याल भी आना अपने आप में अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि आधुनिक भूगोल तो ऐसी कोई बात नहीं करता। क्या ये संभव हो सकता है कि इसका राज करोड़ों साल पहले कहीं दफन हो? बिहार के इस क्षेत्र में क्या किसी जमाने में समुद्र रहा होगा? अगर हाँ, तो क्या समुद्र पीछे हट गया? हवाई दूरी के अनुसार बांका में स्थित मंदार के सबसे करीब समुद्र 200 किलोमीटर के आसपास बंगाल की खाड़ी में है।
तो क्या कभी बंगाल की खाड़ी का पानी बिहार तक रहा होगा? ये जो पूरा गंजेटिक प्लेन है और ये हम लोग गंजेटिक प्लेन के बिल्कुल अग्रभाग में स्थित है। फोर डीप हम लोग कहते हैं। ये जो गंजेटिक प्लेन है, फोर डीप हम लोग जियोग्राफी की भाषा में फोर डीप कहते हैं, अग्रभाग कहते हैं। तो ये जो हमारा जो प्लेटो है, छोटा नागपुर प्लेटो, इसका ठीक अग्रभाग है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर कभी समुद्र का भाग रहा होगा इसमें। और ये जो गंजेटिक प्लेन है, आज से मिलियन एगो जो है, ये कभी समुद्र का भाग निश्चित तौर पे रहा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 541 मिलियन वर्ष से लेकर 66 मिलियन वर्ष के बीच एक खारे पानी का विशाल जल क्षेत्र था, जिसको टैथिस सी कहा जाता था। टैथिस सी पैलियोजोइक युग के अंत से लेकर सेनोजोइक युग तक रहा। शुरुआत में इसने उत्तर के लॉरेशिया और दक्षिण के गोंडवाना नाम के बड़े भूभागों को अलग किया। बाद में ये बड़े भूभाग टूटकर आज के महाद्वीप बन गए। लॉरेशिया में आज का उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का उत्तरी हिस्सा शामिल था, जबकि गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत का कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका शामिल थे। महाद्वीपों की टक्कर से अल्पाइन हिमालय पर्वतमाला बनी और धीरे धीरे ये सागर खत्म हो गया। लेकिन सवाल जायज है, इसका बिहार से संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? दरअसल विज्ञान ये भी कहता है कि जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स उत्तर की ओर बढ़ीं और यूरेशियन प्लेट से टकरा गईं, तो इस टक्कर के कारण समुद्र की तलहटी ऊपर उठी और हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। इन उभरते पहाड़ों के दक्षिण में एक विशाल गहरी धंसी हुई भूमि बनी, जो धीरे धीरे नदियों के अवसाद से भरती गई। इसी प्रक्रिया से आधुनिक इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बने और आगे चलकर बिहार के इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। वैसे हम आपको साथ ही ये भी बताएंगे कि मान्यता के अनुसार जिस क्षीर सागर का मंथन हुआ था, वो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 7 समुंदर में 5वां और सर्वोच्च माना जाता है। ये बैकुंठ लोक का हिस्सा माना जाता है। हालांकि पिछले 30 वर्षों से मंदार पर्वत पर शोध कर रहे मनोज कुमार मिश्र के पास एक अलग तर्क है, अलग थ्योरी है। ये क्षेत्र में समुद्र हुआ करता था क्या? समुद्र तो था ही, तो जल ही जल था। लेकिन समुद्र मंथन की जो घटना हुई है, उसका सेंट्रल देखा जाता फोकस। ये मतलब सेंट्रल कहाँ है? कहाँ है? हुआ तो ये मंदार से, ये गुजरात में किया गया है। क्षीर सागर गुजरात में है। आज भी आप देखिएगा द्वारका, क्षीर सागर में द्वारका के नीचे जो स्टेचू वगैरह है, वो भगवान विष्णु का ऐसा रूप है जो लगता है क्षीर सागर में शयन कर रहा हो। आज भी अच्छा, जो द्वारका के पास कुछ मीठा पानी भी है, हाँ, तो वही क्षीर सागर का अस्तित्व है। ये थ्योरी एक्सेप्टेड है या ये आपकी थ्योरी? नहीं, ये मेरी थ्योरी नहीं, एक्सेप्टेड है। हाँ। इसलिए द्वारका वाले ने बहुत सारा एविडेंस में लिखा, तो मैंने इसका विरोध नहीं किया। मैं जानना चाहा कि बात क्या है। मंदार मेरा ही है, लेकिन ये जो इवेंट हुआ, जो फोकस किया गया है, वह केंद्र जो है उस समय महासागर का जो केंद्र है, तो क्षीर सागर किस एरिया में था? बाकी पानी तो नमकीन है। जी जी जी। तो क्षीर सागर जिस एरिया में था, वहाँ पर चूंकि जितना भी ये अनमोल 14 रत्न महारत्न थे, उस एरिया में ही थे। अब भगवान विष्णु के ही आसपास में था। अच्छा। संरक्षित था। मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया और देखा, उसको मैंने पुराणों से भी मेल कराया। सचमुच में यह विश्व का एक अनोखा पर्वत है, जहाँ पर एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की निवास स्थली है, जिसका कि प्रमाण पर्वत पर विभिन्न भग्नावशेष से पता चलता है। और तीसरे मनु के काल में, यानी तामस का जो काल रहा है, वह थर्ड मनु जो है, उसके काल में दानवों के राजा थे बलि। बलिदान शब्द की भी उत्पत्ति जो हुई है उसी से। ओम नमः
सचमुच इतना सिद्ध क्षेत्र, इतना समृद्ध क्षेत्र और भौगोलिक वैज्ञानिक रूप से जिसकी बातें वर्तमान में भी फिट और सही बैठ रही हैं, दुनिया में कहीं नहीं। इस क्षेत्र में और शोध की जरूरत है, लेकिन कुछ बातें जो स्पष्ट रूप से सामने हैं वो ये कि भारत में विशालकाय सांप के जीवाश्म मिले हैं। जिस क्षेत्र में मंदार पर्वत है वहां कभी समुद्र होने के प्रमाण हैं। मंदार क्षेत्र के पत्थर आम मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं। ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय चीजें जो हैं वो समुद्र मंथन से निकली थी, लेकिन अब मंदार पर्वत को प्रतीक्षा है एक और मंथन की, जहां पर वो रिसर्च की जाए, शोध की जाए और जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बातें की जाती हैं उनके साथ वो प्रमाण भी प्रत्यक्ष मौजूद हों। अभी के लिए इतना ही।